तो पिछले लेक्चर में हम लोग आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अरे बेटा, आप लोगों को याद होगा हमने बताया था कि जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.1 से लेके 0.3 तक होता है और यह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, हम अभी चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील या हीट ट्रीटमेंट ऑफ आयरन के बारे में। अरे बेटा, आयरन को हीट करने का 3 तरीका होता है। एक को बोलते हैं एनिलिंग, एक को बोलते हैं क्वेंचिंग, एक को बोलते हैं टेम्परिंग। एनिलिंग क्या होता है कि हम लोग आयरन को रेडनेस तक, ब्राइटनेस तक हीट करें और उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा होने दें, उसका कूलिंग हम लोग स्लोली करें। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनिलिंग ऑफ आयरन। और ऐसा ट्रीटमेंट करने से आयरन जो होता है वो सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाता है। फैब्रिकेशन पर्पस से जिस आयरन का कुछ डिजाइन, कुछ मोड़ना है, कुछ काटना है, बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन माने जो ग्रिल वगैरह बनता है, खिड़की, गेट, उस पर्पस के लिए एनिलिंग किया हुआ आयरन सबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसको मोड़ना, सीधा करना ज़्यादा आसान होता है। एक होता है जिसको हम लोग क्वेंचिंग बोलते हैं। अरे बेटा, क्वेंचिंग में हम लोग करते हैं क्या कि ब्राइटनेस तक हम लोग हीट करते हैं, खूब लाल होने तक हीट करते हैं और उसको हम लोग पानी या तेल में प्लगिंग करके डुबाकर उसको अचानक ठंडा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आयरन जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो जहां बहुत हार्ड आयरन का जरूरत है, जैसे चाकू बनाना है, कोई काटने का इंस्ट्रूमेंट बनाना है, दीवार में कील ठोकने वाला बनाना है, तो उसको हम लोग क्वेंच कर देते हैं। क्वेंच करने से वो हार्ड ज्यादा हो जाता है। तीसरा होता है टेम्परिंग। इन दोनों के बीच का प्रोसेस होता है। अरे बेटा, टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बिलो रेडनेस हीट करते हैं, खूब लाल नहीं होने देते, आयरन को हल्का सा हीट करते हैं और उसको हम लोग स्लोली कूल होने देते हैं। ऐसा आयरन न तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, न तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म आयरन होता है टेम्पर्ड किया हुआ आयरन। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? केस हार्डनिंग में होता क्या है कि आयरन का मटेरियल जो है ठीक है, लेकिन सरफेस उसका हार्ड। जैसे मान लो एक तलवार है लोहे का, अंदर में जो भाग रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा लेकिन सरफेस वाला भाग जो रहेगा वो हार्ड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग बोलते हैं। जानते हो बेटा, केस हार्डनिंग हम लोग करते क्या हैं? हम लोग करते ये हैं कि जो स्टील होता है उसको हम लोग चारकोल मिलाकर हीट करते हैं। चारकोल मिलाकर हीट करते हैं तो होता क्या है कि सरफेस पर चारकोल मिलाकर हीट करने का मतलब समझे, सरफेस का आयरन कोक के साथ रिएक्शन करके वो क्या चीज में बदल गया होगा? स्टील में बदल गया होगा। तो स्टील में बदल गया होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? केस हार्डनिंग बोलते हैं। केस हार्डनिंग हो जाने से नॉर्मल वियर टियर से वो बच जाता है। थोड़ा बहुत अधिक लगने से पचक गया या कुछ हो गया उससे वो बच जाता है। इसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। नाइट्राइडिंग ऑफ आयरन जानते हो होता क्या है? आयरन के ऊपर में आयरन के नाइट्राइड का एक लेयर बैठ जाता है और वो बहुत हार्ड होता है। आयरन के ऊपर में आयरन के नाइट्राइड का एक लेयर बैठ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइडिंग। अरे बेटा, नाइट्राइडिंग करते कैसे हैं वो याद रखना। नाइट्राइडिंग में हम लोग करते क्या है कि स्टील को हम लोग अमोनिया के एटमॉस्फेयर में 500 से 600 डिग्री सी टेम्परेचर पर 3 से 4 दिन तक गर्म करते हैं। 3 से 4 दिन तक गर्म एटमॉस्फेयर में, अमोनिया के एटमॉस्फेयर में आयरन को छोड़ देते हैं, जिसके कारण अमोनिया डिकम्पोज होकर और अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन आयरन के साथ क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज? नाइट्राइडिंग। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव आयरन। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पैसिव आयरन बोल देते हैं। बेटा, पैसिव आयरन वाला बात समझना क्या चीज? बहुत सारे मेटल, ध्यान से सुनना, बहुत सारे मेटल जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, अल्युमिनियम, आयरन, जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, अल्युमिनियम और आयरन, ये दोनों हम लोगों के सिलेबस में है, ये लोग हम लोग के सिलेबस में नहीं है। इनको अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में ला दें, HNO3 या K-मोनो4 जैसा के कांटेक्ट में,
तो होता क्या है कि जो भी इन मेटलों का आर्टिकल है, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, तो ऊपर में ये ऑक्साइड का लेयर बैठ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ऊपर में क्या चीज का लेयर बैठ गया, ऑक्साइड का लेयर बैठ गया। और ऑक्साइड का लेयर बैठ जाने के कारण अंदर का जो भी मेटल है वो क्या रह जाता है, प्रोटेक्टेड रह जाता है। अल्युमिनियम का जो भी बर्तन घरों में यूज किया जाता है वो पैसिव किया हुआ होता है। पैसिव किया हुआ माने उसको ट्रीट कर दिया गया है क्या चीज के से, अल्युमिनियम में खास तौर पर याद रहना, अल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट को अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डुबा दें तो रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसिव अल्युमिनियम बन जाता है। और पैसिव अल्युमिनियम में होता क्या है कि उस मेटल के ऊपर में एक लेयर बैठ जाता है क्या चीज का, उस मेटल के ऊपर में एक लेयर बैठ जाता है उस मेटल के ऑक्साइड का। अरे बेटा, हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इन हीटिंग और नाइट्राइटिंग और पैसिव आयरन के बाद हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं आयरन के कंपाउंड के बारे में। और आयरन का जो कंपाउंड अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा ग्रीन विट्रियोल। कंपाउंड्स ऑफ आयरन में जो पहला हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कंपाउंड का नाम है क्या चीज, कंपाउंड का नाम है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल हम लोग बोलते हैं क्या चीज को, तो FeSO4.7H2O को हम लोग नाम देते हैं ग्रीन विट्रियोल। जानते हो बेटा, सबसे पहला चीज ग्रीन विट्रियोल के बारे में, इसके एक्शन ऑफ हीट के बारे में हमको बात करना है। ग्रीन विट्रियोल में सबसे पहला चर्चा हमको करना है एक्शन ऑफ हीट पर बात करना है। होता क्या है कि ये ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, एक बात सुन ले बेटा, ये कॉपर सल्फेट में भी होता है और ग्रीन विट्रियोल में भी होता है। ग्रीन विट्रियोल का कलर कैसा, ग्रीन, ब्लू विट्रियोल का कलर कैसा, ब्लू। विट्रियोल में ये कलर, इन दोनों विट्रियोल में ये कलर तभी तक हुआ करता है जब तक यहाँ .H2O है। आपसे अगर पूछे कि FeSO4 का कलर कैसा, तो एनहाइड्रस का कोई कलर नहीं हो जाता है, व्हाइट कलर का होने लगता है। उसी तरह से CuSO4 को भी कलर हटा दो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्यों ऐसा? .H2O रहने तक कलर है, .H2O हट गया तो कलर हट गया। इसके पीछे में भी कहानी है DD ट्रांजिशन के बारे में। सुनो, हम जो बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अंदाजा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना है कि सेंट्रल मेटल में जब चारों तरफ से लिगेंड्स आते हैं तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अरे बेटा, जब तक किसी मेटल के चारों तरफ वाटर मौजूद है तो वाटर मौजूद है, वो लिगेंड के तरह सेंट्रल मेटल एटम के तरफ रिपल्सन लगाता है और डी ऑर्बिटल क्या रहता है, स्प्लिटेड फॉर्म में रहता है। माने कुछ डी का एनर्जी कम और कुछ डी का एनर्जी ज्यादा, जिसमें डी ट्रांजिशन होता रहेगा। अगर वाटर हटा दें सब तरफ से तो फिर डी का जो डी जनरेसी है वो क्या हो गया, मेंटेन हो गया। सभी डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया तो अब डी ट्रांजिशन का खेल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और कलर भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जो बात बोले वो बात समझे, ध्यान दिए थे सभी लोग, जो हम समझाए अभी बात समझ गए। तो एनहाइड्रस FeSO4 चाहे एनहाइड्रस CuSO4 दोनों क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो सबसे पहले इसको जब हम लोग 300 डिग्री सी पे हीट कर देते हैं, 300 डिग्री सी पर ये -7H2 सारा मॉइस्चर निकलकर ये FeSO4 इसमें बदल गया और इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है व्हाइट। अरे बेटा, बात ये है, खास ये चीज है इसमें कि FeSO4 को जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं ना तो यह टूटता है और टूटता है दो ठो ऑक्साइड देता है। यह टूट जाता है 2FeSO4 टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखना, अभी के बाद अगर कहीं भी ऐसा लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि कोई सॉलिड है और उसको हीट किए हैं और दो ठो गैसियस ऑक्साइड निकला है, अरे बेटा दो ठो गैसियस ऑक्साइड निकला है तो ज्यादा चांस है कि वो जो होगा वो कौन सा चीज होगा, FeSO4 होगा। बात समझ में आ गया ये चीज, ये इसके एक्शन ऑफ हीट में खास चीज है जो कि आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज में आगे बढ़ते हैं, सुनो। FeSO4 का अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ
K1O4 या K2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये Fe+2 है। एसिडिक मीडियम में माने H2SO4 के मौजूदगी में इसको फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया करेगा, Fe2SO4 का होल 3। तो K1O4 या K2Cr2O7 जैसे जो होंगे वो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया करेंगे क्या चीज में, वो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया करेंगे फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो चर्चा करने चल रहे हैं हम KCN के साथ रिएक्शन के बारे में। इसका रिएक्शन चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं क्या चीज के साथ, KCN के साथ। अरे बेटा अगर हम लोग यहाँ पर KCN ले लें और KCN का रिएक्शन करवा दें हम लोग FeSO4 के साथ, इसका रिएक्शन करवा दें हम लोग क्या चीज के साथ, FeSO4 के साथ। रिएक्शन कैसे होता है देखना, अगर हम लोग KCN ले लें और इसका FeSO4 के साथ रिएक्शन करवा दें, शुरुआती स्टेप रिएक्शन तो बहुत सिंपल होता है, ये इधर हो जाता है क्या चीज, तो K2SO4 प्लस FeCN का होल 2, और ये FeCN का होल 2 जो है यह KCN में घुलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये FeCN का होल 2 इसके साथ मिलकर ये बना लेता है क्या चीज, K4 FeCN का होल 6 बना लेता है क्या चीज, ये नहीं FeCN2 होगा बेटा, और यहाँ भी ये क्या चीज होगा, 2 होगा। ठीक है, तो सही तो लिखे हैं अब सही है ना। तो अगर इसको KCN के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो ये इस तरह का चीज बना लेता है। आप लोग शायद ये चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो कि आयरन सल्फेट जो होता है, FeSO4 जो होता है, जैसे ही NO के कांटेक्ट में आता है, NO को एब्जॉर्ब करके ब्राउन रिंग बना लेता है, NO को एब्जॉर्ब करके FeH2O का होल 5, ये NO और बाहर में क्या चीज SO4, इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, ब्राउन रिंग। जानते हो बेटा ये ब्राउन रिंग जो होता है